गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं नमक। ठीक है। आज सफ़िया जो है बहुत गुस्से में है और गुस्से में रहकर वह अपने बड़े भाई से कहने लगती है, अगर हम लोगों के समान सभी को दिमाग फिर जाए तो दुनिया कुछ बेहतर हो जाता और बेहतर हो जाता। गुस्से के मारे उसकी आँखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया था। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारे पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद अंदर से बंद कर देती है और बंद करने के उपरांत सारे सामान को बारी बारी से समेटने लगती है, बांधने लगती है। जो सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, अब वह सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल जिसे हम कीनू कहते हैं। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह बहुत ही नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पूड़ियाँ। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे ही रख दिया जाए, ऐसा सोचती है सफ़िया। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। इधर से केले, उधर से कीनू सभी ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। ऐसा सोचकर सफ़िया जो है कीनू कालीन पर उलट दी और टोकरी खाली की और नमक की पूड़ियाँ उठाकर टोकरी की तह के नीचे रख देती है। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर वह बैठी रही और पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें एक शहजादा अपनी जांघों को चीर कर, हीरा छिपाकर वह जो है अपनी शहजादी के लिए ले जाया करता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ वह सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने यह आह भरी। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई थी। अब आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी हवा जो है चल रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना वृक्ष था। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज़, रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था।
यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफा फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ जा नहीं सकते हैं। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और वह बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरा अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू, मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाई हों। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनों, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नों की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोचती रहती थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती हैं कि टोकरी की तह में किन्नों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामना कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आँखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर के उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।